तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी नाउ 6 पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी भाषा और विकास पर आधारित रहने वाली। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं, चाहे वो DSSS हो या फिर KVS NVS EMRS हो जाए या फिर आपका BPSC शिक्षक भर्ती। ठीक है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी बिहारी की कौन सी बोली? इनमें से पश्चिमी बिहारी की कौन सी बोली है? मैथिली, मगही, भोजपुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी कहे तो बिहारी हिंदी को, ठीक है, बिहारी हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी बिहारी और पूर्वी बिहारी। तो यहाँ पे पूछा गया है पश्चिमी बिहारी की कौन सी बोली है। पश्चिमी बिहारी की बोली है आपका भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है, जबकि मैथिली और मगही आपका पूर्वी बिहारी की बोली हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण से तथ्य है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग, भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। ठीक है, काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों के लिए सर्वप्रथम भोजपुरी बोली का प्रयोग किया गया। कब? 1789 ईस्वी में। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। उनमें से जो भोजपुरी है वह बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी यह बोली अत्यधिक प्रचलित है। मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भोजपुरी बोली अत्यधिक प्रचलित है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, भारतेंदु या फिर जयशंकर प्रसाद? तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अभी इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे भिखारी ठाकुर भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि और नाटककार है। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की। ठीक है, भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध कवि और नाटककार है। इन्होंने विदेशिया सहित, ठीक है, विदेशिया इनकी रचना है भिखारी ठाकुर की। इसके सहित यानी इसके साथ ही 12 नाटकों की रचना की है। इसके अलावा महेंद्र मिसिर भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है। भिखारी ठाकुर के बाद महेंद्र मिसिर का नाम लिया जाता है एक बड़े लोक साहित्यकार के रूप में। इनके पूर्वी लोकगीत विवाह के विदाई गीत तथा मुजरे अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, महेंद्र मिसिर के पूर्वी लोकगीत विवाह के विदाई गीत तथा मुजरे अत्यंत लोकप्रिय है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आगरा की बोली है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़? तो आगरा में ब्रज बोली जाती है। ठीक है, ब्रज का अर्थ देखेंगे तो ब्रज भाषा अगर कहें तो यह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज का देखते हैं। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। ब्रज का अर्थ क्या हो जाएगा? पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली क्या कहलाई? ब्रज भाषा। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल, इस बोली का आरंभिक रूप किस नाम से जाना जाता था? आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल नाम से मिलता है तथा मध्यकाल में भाखा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ब्रजभाषा की प्राचीनतम कृति मानी जाती है? ब्रजभाषा की प्राचीनतम कृति निम्न में से कौन सी रही? तो प्रद्युम्न चरित। ब्रजभाषा की प्राचीनतम कृति रही प्रद्युम्न चरित। ठीक है, प्रद्युम्न चरित। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न ही है, कुछ तथ्य है, जैसे 1354 ईस्वी में सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र ग्रंथ रचा गया। 1354 ईस्वी में सुधीर अग्रवाल द्वारा प्रद्युम्न चरित्र ग्रंथ रचा गया। ठीक है, प्राकृत व्याकरण नामक ग्रंथ हेमचंद्र द्वारा रचा गया। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ किनके द्वारा रचा गया? हेमचंद्र द्वारा रचा गया। संदेश रासक और प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रजभाषा देखी जाती है। संदेश रासक और प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रजभाषा देखी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा? किसने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा? तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। अगला प्रश्न देखेंगे।
कुछ संबंधित तथ्य है, जैसे ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या कहा, देशी हिंदुस्तानी अथवा वर्नाकुलर हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी अथवा वर्नाकुलर हिंदुस्तान कहा। खड़ी बोली मानक हिंदी का आकार कोलबुक ने कन्नौजी को, ठीक है, खड़ी बोली मानक हिंदी का आकार कोलबुक ने, कोई कोलबुक इंसान रहा उसने, कन्नौजी को माना। स्टाविक और मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना। मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा ये वाली चीज़। जैसे ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या कहा, देसी हिंदुस्तानी अथवा वर्नाकुलर हिंदुस्तान। इसके अलावा खड़ी बोली मानक हिंदी का आकार कोलबुक ने कन्नौजी को माना। ठीक है, स्टाविक और मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना एवं मसूद हसन खान ने किसको माने, हरियाणवी को माना। खड़ी बोली मानक हिंदी का आकार, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोली को माना कह सकते हैं। निम्न में से ब्रजभाषा की प्रमुख उपबोलियाँ कौन सी है? ब्रजभाषा की प्रमुख उपबोलियाँ कौन सी? ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी। तो ब्रजभाषा की उपबोलियाँ हैं भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी और डांगी। ये सभी बोलियाँ किसकी हो गई? तो ब्रजभाषा की बोलियाँ हैं, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ क्या बताया है? कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ क्या बताया है? तो कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ बताया है कर्कश। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ क्या बताया है? तो कर्कश। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ बताया है कर्कश। ठीक है, इसके अलावा खड़ी बोली का अर्थ सीधी किसने बताया है? खड़ी बोली का अर्थ सीधी किसने बताया? खड़ी बोली का अर्थ सीधी किसने बताया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। खड़ी बोली का अर्थ सीधी बताया है सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। और खड़ी बोली का अर्थ गंवारू बताया है। खड़ी बोली का अर्थ क्या बताया है? गंवारू के रूप में दिया है किसने? तो अब्दुल हक ने। खड़ी बोली का अर्थ गंवारू के रूप में दिया है खड़ी बोली का अर्थ गंवारू के रूप में किसने दिया है? तो अब्दुल हक ने। खड़ी बोली का अर्थ गंवारू के रूप में दिया है अब्दुल हक ने। ठीक है, अब्दुल हक ने। और खड़ी बोली का अर्थ सीधी किसने बताया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। खड़ी बोली का अर्थ सीधी किसने बताया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। मानक या परिनिष्ठित, खड़ी बोली का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किसने माना है? तो गिलक्राइस्ट ने। खड़ी बोली का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किसने माना है? तो गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, गिलक्राइस्ट ने। खड़ी बोली का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किसने माना है? तो गिलक्राइस्ट ने। आगे बढ़ेंगे। छत्र प्रकाश की रचना किसने की? छत्र प्रकाश की रचना किसने की है? तो लाल कवि ने। छत्र प्रकाश की रचना की है लाल कवि ने। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। जिस प्रकार ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, उसी प्रकार बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में देखी जाती है, जिसमें ईसूरी के फाग, ठीक है, ईसूरी के फाग काफ़ी प्रसिद्ध है। लोक साहित्य में ईसूरी के फाग काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि बुंदेली में रची गई है कह सकते हैं। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक गाथा है, जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया। ठीक है, बुंदेली की उपबोली क्या है? बनाफरी। बुंदेली की उपबोली में एक प्रसिद्ध बोली है उपबोली है बनाफरी, जिसके बारे में पूछा जाता है कि बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बुंदेली की उपबोली है। और इसी में क्या लिखा गया है? आल्हा लिखा गया है, जो कि एक लोक गाथा है। बुंदेली की उपबोलियाँ हैं पवारी, बनाफरी, खटोला, निभह, कुंदी, भदौरी। ये सभी बुंदेली की उपबोलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत किस बोली में प्रचलित है? लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत किस बोली में प्रचलित है? तो मगही। लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत मगही में प्रचलित है। ठीक है, मगही में प्रचलित है। ये सभी किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियाँ हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा प्राचीन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा है? डोगरी, संथाली, बोडो या भोजपुरी? तो
भोजपुरी भोजपुरी यह प्राचीन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपमान शब्द में उपसर्ग है, अपयश में भी उपसर्ग है, अपमति में भी उपसर्ग है, परंतु यहाँ अपराध शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपराध शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्न में से किसे संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया। तो ब्रज को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, भारोपीय परिवार की भाषा केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, सियोयन, ये नहीं है भारोपीय परिवार की भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ओडिया, मराठी, बिहारी या बंगला। तो ओडिया, बिहारी, बंगला ये सभी पूर्वी समुदाय की भाषाएं कह सकते, परंतु मराठी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न देखेंगे, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो अपभ्रंश का एक लोकप्रिय छंद है दोहा या दूहा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है निम्न में से कौन सी? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली हो गई आपकी इनमें। अच्छा, यहाँ पे बांगरू जो है, जैसे बांगरू हो गया आपका, एक ब्रजभाषा हो गया और एक भोजपुरी, ये सभी जो है ये सभी आपके अच्छा, यहाँ जो बांगरू है, बांगरू का एक जैसे दूसरा नाम भी है हरियाणवी, ठीक है। बांगरू का एक दूसरा नाम है क्या? हरियाणवी। ब्रजभाषा, बांगरू, ये दोनों आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है। ब्रजभाषा और बांगरू जो है ये दोनों ही किसकी बोलियाँ हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। अच्छा सॉरी, अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ आप लोगों को। बांगरू ब्रजभाषा, ठीक है। बांगरू का एक दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी भी है। बांगरू का एक दूसरा नाम हरियाणवी भी है और एक ब्रजभाषा। इन दोनों का विकास किससे होता है? इन दोनों का विकास हुआ है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। इन दोनों का विकास हुआ है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। इन दोनों का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। इन दोनों का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ये दोनों। बघेली हो गया आपका, बघेली का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। बघेली का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। और ये पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। और भोजपुरी का विकास हुआ है आपका मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी का विकास किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से। और ये किसकी बोली है? तो बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है। भोजपुरी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से और ये बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी की बोली है। बांगरू और ब्रजभाषा किसकी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू और ब्रजभाषा किसकी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। वहीं आपकी जो बघेली हो गई ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली। और किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? निम्न में से कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार बहुला बोली हो गई आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो आकार बहुला बोली है खड़ी बोली, ठीक है। आकार बहुला बोली है खड़ी बोली। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो खड़ी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सुल्तानपुर। खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये हो गया आपका बिजनौर। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बिजनौर। खड़ी बोली बिजनौर। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाएगी? ब्रजभाषा कहाँ बोली जाएगी? आगरा। ब्रजभाषा बोली जाएगी आपके आगरा में, ठीक है।
बांगरू कहाँ बोली जाएगी, तो बांगरू बोली जाएगी आपकी करनाल में। बांगरू यानी हरियाणवी, बताया मैंने आप लोगों को, बांगरू यानी हरियाणवी। अवधी कहाँ बोली जाएगी, सुल्तानपुर। अवधी कहाँ बोली जाएगी, तो सुल्तानपुर, ठीक है। खड़ी बोली कहाँ हो गया, खड़ी बोली हो गया आपका बिजनौर। ब्रजभाषा हो गया आपका आगरा। बांगरू कहाँ हो गया, तो करनाल। अवधी कहाँ हो गया, अवधी हो गया आपका सुल्तानपुर। अवधी हो गया सुल्तानपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, संस्कृत का कोई भी शब्द, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह विचार किनका है, तो यह विचार है रामविलास शर्मा जी का। यह विचार है रामविलास शर्मा जी का। अगला, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। जैसे पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी जो है ये कहाँ बोली जाएगी, पश्चिमी पहाड़ी कहाँ बोली जाएगी, तो शिमला में। पश्चिमी पहाड़ी कहाँ बोली जाएगी, शिमला। पश्चिमी पहाड़ी कहाँ, शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र क्या हो गया, मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र हो गया आपका गढ़वाल। मध्यवर्ती पहाड़ी का, मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र क्या हो गया आपका, गढ़वाल, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र हो गया आपका गढ़वाल। उसके बाद भोजपुरी, भोजपुरी का क्षेत्र यहाँ पे क्या हो गया, भोजपुरी का क्षेत्र आपका हो गया गाज़ीपुर। भोजपुरी का क्षेत्र हो गया आपका गाज़ीपुर। भोजपुरी का क्षेत्र हो गया आपका गाज़ीपुर, ठीक है। मगही का क्षेत्र क्या हो गया, तो मगही का क्षेत्र हो गया आपका पटना। मगही का क्षेत्र हो गया पटना, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी क्या हो गया, पश्चिमी पहाड़ी यानी शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी यानी गढ़वाल। भोजपुरी हो गया आपका गाज़ीपुर। भोजपुरी हो गया आपका गाज़ीपुर। मगही हो गया पटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है, तो अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में। निम्न में से कौन सी बोली संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी बोली है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में है नेपाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी बोली है, तो नेपाली। आगे बढ़ेंगे। तौलिया मूलतः किस भाषा का छंद है। तौलिया मूलतः किस भाषा का छंद है, तो पुर्तगाली भाषा का छंद है। तौलिया पुर्तगाली भाषा का छंद है। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो इनका विकास का क्रम हो गया, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, पहली प्राकृत, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका पहली प्राकृत, ये आ गया आपका 1 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा उसके बाद सौरसेनी, ठीक है। 2 नंबर पे हो जाएगा आपका सौरसेनी। इसके बाद 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो 3 नंबर पे हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। 3 नंबर पे हो गया आपका पूर्वी हिंदी। उसके बाद 4 नंबर पे हो गया वर्तमान हिंदी। ये हो गया आपका इस प्रकार, पहली प्राकृत, सौरसेनी, पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी, ठीक है। ये इसका सही अनुक्रम है विकास के क्रम में। अच्छा, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद। थैंक यू।